नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं यदि हम बात कर ले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार जो है बड़े बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा है। तेलंगाना में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने इंडिया अलायंस INDIA अलायंस पर जो है जमकर निशाना भी साधा है। मैं आपको बता दूं कि जो पीएम मोदी हैं आज 3 जगह पे दौरा करेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का आज दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के यह दौरा प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के सपने को कुचल दिया है। लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है, सत्ता हासिल की और बाद में जनता से विश्वासघात किया है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। इनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से दौरे किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर है। तेलंगाना में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी अलायंस की रैली का उन्होंने जो है जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में INDI अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। इसके अलावा मोदी ने तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS पर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। तेलंगाना में जगतियाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है कर्नाटक जाएंगे। उनका कर्नाटक का भी आज दौरा होने वाला है। करीब 3:15 के बाद 15 मिनट पर वह रैली को भी संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है तैयारियां की जा रही है और तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में दौरा है। आज उन्होंने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित भी किया और इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और महिलाओं के हक में हमेशा लड़ता रहूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आज प्रधानमंत्री का 3 राज्यों में दौरा है। आगामी लोकसभा चुनाव है और उनकी तारीखों का ऐलान जो है हो चुका है। प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का आज 3 राज्यों में दौरा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज तेलंगाना में उन्होंने आज एक जनसभा को संबोधित भी किया है। उन्होंने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को लेकर के कहा कि महिलाओं के हक के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा और महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3 राज्यों में दौरा है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है और वहीं इस दौरान उन्होंने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि इंडी अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। इनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है दौरे किए जा रहे हैं। पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और महज कुछ ही समय रह गया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही जो है लोकसभा चुनाव
शुरू हो जाएंगे, जिसे लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से दौरे शुरू हो गए हैं। और वहीं इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर है। तेलंगाना में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे लेकर के उन्होंने कहा गया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूछता हूँ और इनकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। साथ ही साथ इस दौरान मोदी ने तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS पर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। वहीं भाजपा भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों में दौरा है, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं तेलंगाना में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS और कांग्रेस पर जो है परिवारवाद का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश काजरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। जी, आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही समय रह गया है और पार्टियों की ओर से जो है लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी हो चुका है। वहीं इसी कड़ी में जो है प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों के दौरे पर है। तेलंगाना, तमिलनाडु में जो है आज वह दौरा करने वाले हैं। तेलंगाना में जो है उन्होंने इंडी अलायंस पर जो है जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से जो इलेक्शन कोड लागू हुआ है उसके बाद बहुत सक्रिय हो गए हैं। आपने हर इलेक्शन में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं जी। और खूब रैलियां करते हैं और जनता जो उनका स्टारडम है उनसे प्रभावित भी होती है। आज वो जो साउथ के जो दक्षिण भारत है उसके 3 राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटका में वो 2 रैलियों को संबोधन करेंगे और साथ ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रोड शो भी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर एनडीए को 400 पार पहुंचाना है तो उसमें दक्षिण भारत का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जी। तो आज उन्होंने कल की जो मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली हुई थी उस पर वो जमकर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना का जो पैसा है वो एक परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी लूट लूट कर वहां पहुंचा रही है और वो उनको कभी बख्शेंगे नहीं। और महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को वो शक्ति का रूप मानते हैं और उनके लिए उनके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उनके लिए जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दक्षिण भारत के जो वोटर हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए जमकर रैलियां कर रहे हैं। जी। जी। आगामी लोकसभा चुनाव जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान जो है हो चुका है। जल्द ही जो है चुनाव भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महज कुछ ही समय रह गया है। अब इन सब चीज़ों में प्रचार प्रसार का दौर सभी पार्टियों की ओर से तेज हो गया है। सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात कर लूँ तो भाजपा जो है महिलाओं के लिए बड़े काम करने की बात करती है और महिलाओं को लगातार भाजपा की ओर से साधने की कोशिश की जाती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का मैं बहुत सारा सम्मान करता हूं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर उन्होंने सत्ता में कायम रहना है तो जो देश की आधी आबादी है उसको साधना ही होगा। जी। माफ कीजिएगा, क्योंकि आधी आबादी के बिना सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल है।
अगर मैं बात करूं 3 तलाक कानून की, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून बनाया, जिसमें उन्होंने जो 3 तलाक कहने पर तलाक हो जाता था, ऐसी जो बिद्दत थी उसे खत्म करने का प्रयास किया है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लाडली बहना योजना और बहुत सी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अक्सर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है वो पहले इन महिलाओं को साधने का अक्सर प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब भी कभी राजनीति की बात होगी तो अगर नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को खुश कर पाते हैं तो महिलाएं किसी का भी जो है मन बदलने का अपना वादा रखती हैं। और घर में अगर कभी भी बात होगी तो महिलाएं अपने पतियों को, अपने बच्चों को नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। जी। जी जैसे कि आपने मुझे भी बताया कि महिलाओं को साधने की कोशिश जो है भाजपा की ओर से लगातार की जा रही है और भाजपा जो है लगातार, यदि मैं पिछली बार की बात करूं जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश की, यदि मैं बात कर लूं तो मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना जो चल रही थी, जिसकी वजह से काफी सारी बहनाओं ने भाजपा को वोट किया है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की एक बार फिर से सरकार भी बनी है। वहीं लगातार अब देख ले लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या महिलाओं को साधना इतना महत्वपूर्ण है? मैंने आपको पहले भी कहा कि महिलाएं जो है हिंदुस्तान में आधी आबादी हैं। तो अगर जब वोट करने जाएंगी, अगर वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करती हैं तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महिलाओं को जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जो थी कि हम उनको जो स्वस्थ ईंधन देंगे जिससे उनको बीमारियों से बचाया जा सके, और बहुत सी योजनाएं थी जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो महिलाओं के लिए लागू की गई हैं। उनको फ्री गैस सिलेंडर दिए गए। अब गैस सिलेंडर पर भारी छूट का भी सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। तो महिलाएं हैं जो एक बहुत बड़ा जो भूमिका अदा करती हैं लोकतंत्र में। जब महिलाएं घर से वोट करने निकलती हैं तो उससे पहले वो घर में एक राय बनाती हैं। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं और अगर जितने भी मेरे जानकार हैं उनकी बात करूं, तो जब भी कभी वोटिंग प्रक्रिया की बात होती है तो आज की महिलाएं उसमें जो है सकारात्मक भूमिका अदा करती हैं, अपनी राय भी देती हैं किस जी पार्टी को चुनने से हमारे देश का लाभ होगा। तो महिलाओं की भूमिका अब जो है आंगन से निकल के देश की राजनीति में भी आ चुकी है, और अपना जो भूमिका उनकी है अब बहुत ही सकारात्मक भूमिका है अब महिलाओं की देश की सरकार के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण। जी जी। जी जैसे कि आपने मुझे भी बताया कि देश की महिलाएं जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आधी आबादी है महिलाओं की, जिनको साधने की कोशिश लगातार जो है भाजपा सरकार की ओर से की ही जा रही है और लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी कई सारी योजनाएं जो है भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो प्रसन्नित नजर आ ही रही हैं। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में सत्ता आती है और क्या कुछ होता है। वही यदि मैं बात कर लूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी लगातार अपनी ओर से काम कर रहा है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को क्या कुछ मुद्दे उठाने चाहिए और क्या कुछ योजनाएं उनकी ओर से जो है लाई गई हैं, कितनी महत्वपूर्ण है वो? देखिए, विपक्ष जो पिछले काफी समय से जो है तकरीबन 1 दशक हो गया कि सत्ता से बाहर है और वापस सत्ता हासिल करना चाहता है, और कोई भी ऐसी जो हम कहते हैं कि पत्थर को है उसे नहीं छोड़ना चाहता जिसे वो ना हिलाए। वो हर भरसक प्रयत्न कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। अब बेरोजगारी का मुद्दा है, अब इलेक्शन बॉन्ड के जो भ्रष्टाचार हुआ था उस मुद्दे को भी विपक्ष भुनाने में लगा हुआ है, और जितना भी है परिवारवाद के आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाने लग गए हैं। तो विपक्ष जो है सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगा है, और जी ये भी दावा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बहुत से कानून है जैसे धारा 370 को वो हटा देंगे, और और भी बहुत से कानून हैं जिसको वो हटाने की बात कर रहे हैं, और सीएए जो है उसको लागू नहीं होने देंगे। तो विपक्ष एकजुट है, विपक्ष कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और बहुत बिहार में, बहुत से राज्यों में विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा रहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाकामियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे,
और विपक्ष उनके लिए क्या करना चाहता है वो भी उसको बताने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए बहुत सी नई नई योजना लेके आएंगे। किसानों का कर्ज माफ होगा। अब जो एमएसपी है उस मुद्दे पर वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो एमएसपी कानून लागू कर देंगे। तो वो लोगों को भुनाने का बहुत सा प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं पंजाब में 2017 की बात करूं तो कांग्रेस जी, पार्टी की तरफ से किसानों के जो कर्ज मुक्ति की बात की गई थी, उनके कर्ज माफ करने को लेकर बात की गई थी, घर घर नौकरी की बात की गई थी। ऐसे बहुत से लोक लुभावन वायदे किए गए थे। और इस चुनाव में भी 2024 का चुनाव जो प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, जी, विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में कभी चुनाव ही नहीं होंगे। जी, तो ऐसा भी लोगों को जो भड़काया जा रहा है। तो विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकार की जितनी भी आज तक की नाकामियां हैं, और जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी कि अभी तक जो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले हैं, और साथ में जो 15 लाख वाले जुमले की बात हो रही थी कि 15 लाख रुपए घर घर जाएंगे, तो उसे जुमला बताकर जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो जुमला था, तो उसकी वीडियोस बना बना के मोबाइल मोबाइल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता को जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं उससे अवगत कराया जा सके। जी। जी। वहीं यदि मैं बात कर लूँ इंडिया की, तो इंडिया जो है कई सारी जाति और धर्मों में है, और कई सारी जातियां और धर्म जो है इंडिया में है। और लोकसभा चुनाव की यदि बात कर लूँ, यदि मैं चुनाव की बात कर लूँ, तो चुनाव में जो है एक धर्म भी बड़ा मुद्दा हो जाता है आजकल के, क्योंकि अभी मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वहां पर भगवान राम का जो है आगमन हुआ था कुछ टाइम पहले, और धर्म एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो क्या इस बार धर्म का असर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, धर्म जो है भारतीय राजनीति से कभी भी अछूता नहीं रह सकता। जी, तो गुरबाणी में भी एक तुक है कि राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। कि धर्म और राज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो धर्म एक ऐसी अफीम है, अगर हम किसी को भी खिलाएंगे वो बड़ी आसानी से खिला लेता है, खा लेता है, और उसके अनुरूप वो कार्य करना शुरू कर देता है। हम बात करें तो जैसे बहुत से दंगे हुए धार्मिक मुद्दों को लेकर, भारत का बंटवारा भी हुआ तो वो धर्म को लेकर हुआ। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। अब भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को, उसको लेकर भी जो एक सकारात्मक माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है, वो जानते हैं कि जो भगवान राम ने उनकी नैया 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचा दी है, वो आगे भी भगवान राम का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीएए कानून के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुसलमानों पर निशाना साध रही है, वो मुसलमानों को जो नागरिकता माफ कीजिएगा नहीं देना चाहती। तो इस मुद्दे से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो भारत में इस वक्त जो है पूरी तरह छाई हुई है। तो हर तरफ जो है धार्मिक अशांति का माहौल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पक्ष और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में दिखाने का प्रयास हो रहा है। जी। जी दुर्गेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। महज कुछ ही समय रह गया है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मोदी ने कहा कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है, मोदी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर के भी चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। माँ बेटी शक्ति का रूप है, मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और इनकी रक्षा करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का जो है 3 राज्यों में दौरा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। उन्होंने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की प्रेस वार्ता। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी पर भाजपा में शामिल हो गए हैं। अध्यक्ष करण मेहरा ने वॉशिंग मशीन को लेकर आरोप लगाया है। भाजपा में शामिल लोगों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अपराध युक्त हो गई है भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव है और जिसे लेकर के लगातार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं यदि मैं देहरादून और उत्तराखंड की बात कर लूं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी जो हैं भाजपा में शामिल हुए हैं, जिस वजह से अध्यक्ष करण मेहरा, कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं करण मेहरा, उन्होंने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में शामिल लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप जो है भाजपा पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि अपराध युक्त हो गई है भाजपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी पर जमकर निशाना साधा। मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ के जो विधायक हैं राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अध्यक्ष करण मेहरा ने वॉशिंग मशीन को लेकर के आरोप लगाया है उन पर। भाजपा में शामिल लोगों पर उन्होंने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है अपराध युक्त हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव है और बस इसे लेकर के लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों की ओर से अपना अपना प्रचार जो है तेज हो चुका है। वहीं इसी कड़ी में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा, उन्होंने जमकर निशाना साधा है बद्रीनाथ विधायक राजेश भंडारी पर। मैं आपको बता दूं कि जो बद्रीनाथ के विधायक है राजेश भंडारी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण मेहरा, उन्होंने प्रेस वार्ता की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है अपराध युक्त हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार प्रसार के दौर में शुरू हो चुकी है, प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बात करूं तो उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है अपराध युक्त हो गई है। लगातार जो है उनका निशाना भाजपा पर साधते रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं आज एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दूं कि बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी जो है भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। आगामी लोकसभा चुनाव है और तैयारियां जो है लगातार सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है। प्रचार प्रसार जो है सभी पार्टियों का शुरू हो गया है। वहीं यदि मैं बात कर लूं कांग्रेस को लेकर के, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने जो है भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से सभी बार तो राजेंद्र भंडारी
कांग्रेस के कार्यक्रम में अपनी सफाई देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक अफवाह है। और उसके चंद घंटों बाद रविवार को जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और आज जिस तरह से करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक डब्बा वहां पर रखा जिसे वो वॉशिंग मशीन बता रहे थे। उन्होंने मोदी का चित्र लगा करके जो है वो वॉशिंग मशीन बना रखा था और उन्होंने कहा कि देखिए एक एक करके जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आज हम मीडिया के सामने उन बातों को रखना चाहते हैं कि किस कारण से वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि देखिए जिस तरह से राजेंद्र भंडारी जो हमारे विधायक हैं, वो एक दिन पहले शनिवार को कहते हैं कि हम जो है वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, और वो अगले दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है, जो हाईकोर्ट के राहत से जो है वो बची हुई है, उनको टारगेट करते हुए जबरदस्ती इनकी ज्वाइनिंग कराई है। और इसी तरह से जो पुराने जो पूर्व में जो नेता गए हैं, चाहे वो पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री टिहरी से दिनेश धने हो, उन्होंने कहा कि इनके पुत्र के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज है और उसी के दबाव में वो वहां पर गए हैं। और मोदी जी का वॉशिंग मशीन है कि जो भी आरोपी आता है वो इनके वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, चाहे वो उत्तराखंड में नेता हो या देश में अन्य जगह पे हो। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई भाजपा का कुनबा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की करण मेहरा ने, और वो जो तस्वीरें थी, जो बयान थे पूर्व में उन नेताओं के, चाहे वो भरत सिंह की पुत्र वधू हो जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि वो ईडी का सम्मान उन्हें मिला और वो ईडी के सम्मान में वहां पर नहीं गई और उन्होंने कांग्रेस की संस्था को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस जो है वो ईद का जवाब पत्थर से देगी। जनता इस बात को जानती है और इन नेताओं के जानने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरह से राजेंद्र भंडारी की अगर हम बात करें तो चमोली जनपद में जैसे ही राजेंद्र भंडारी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई तो सबसे ज्यादा खलबली जो है वो वहां के लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके अंदर मची, क्योंकि उनको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि राजेंद्र भंडारी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और दिल्ली में जो है उनको भारतीय जनता पार्टी की संस्था दिलाई जा रही है। क्योंकि देखिए, विगत अगर वर्षों का अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने विधायक वहां पर जो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ी है। ऐसे में अब जो है जब उनकी एंट्री यहाँ पर हो गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह की डील का जिक्र हो रहा है कि राजेंद्र भंडारी को ये श्योर किया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से आपको वहां पर अपना उम्मीदवार बनाएंगे, आप अपनी विधायकी छोड़िए। क्योंकि देखिए, इससे पूर्व अगर उत्तराखंड के पुराने इतिहास को देखा जाए, जब हरीश रावत सरकार जब गिरी थी तो जितने भी विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पहले भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हमारी कोई डील नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें थी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया। सभी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से उम्मीदवार बनाया। और उसके बाद कैबिनेट मंत्री में अगर जिक्र करें तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री है, अगर उसमें जिक्र करें, सतपाल महाराज वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, सुबोध उनियाल कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं, सौरभ बहुगुणा है वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं। और यही नहीं, जो रेखा आर्य है पहले वो भाजपा की थी, फिर वो कांग्रेस में आई और हरीश रावत सरकार के समय वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आई, वो भी कैबिनेट मंत्री है। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस युक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो उन्होंने रुख अपनाते हुए जो पुराने वीडियोस है उसको जो है सामने रखा है, कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को लेकर के एक मैसेज पूरे देश भर में दिया है कि देखिए कांग्रेस के अंदर भगदड़ चल रही है, वहाँ के जो विधायक है उत्तराखंड के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसके उलट अगर देखा जाए तो जिस तरह से सोशल मीडिया के तमाम पोस्टों को अगर आप खंगालेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक दिन पहले जिस तरह से राजेंद्र भंडारी सफाई दे रहे थे, कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है कि राजेंद्र भंडारी
भाजपा में शामिल हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगले दिन ही वो भाजपा में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी टिप्पणी जो है वो राजेंद्र भंडारी की सोशल मीडिया पे हो रही है, और उसी सोशल मीडिया की टिप्पणी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है, अपने विधायक को टारगेट किया है और कहा है कि देखिए, इससे हमें चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर हम जिक्र करें तो जो पौड़ी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक है गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा है कि देखिए, अर्जुन की तरह उन्होंने मुझे जो है मैदान में उतारा और अब वो मैदान छोड़ करके चले गए हैं। कहीं ना कहीं जो दबाव था उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, और यही कारण है कि वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे मुझे कोई पढ़ने वाला नहीं है। मैं एक जमीनी नेता हूं, और मैं पहाड़ का नेता हूं, और मैं पहाड़ की बात करता हूं, और मैं पहाड़ का ही रहने वाला हूं। तो सीधे तौर पर उन्होंने जो लोकल कार्ड है वो वहां पर खेलते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बड़ा दिलचस्प है चुनाव, क्योंकि देखिए चरम सीमा पे है। कांग्रेस ने अभी 2 अपने प्रत्याशी जो मैदानी क्षेत्र के लोकसभा सीटें हैं वहां पर अभी नहीं उतारा है। हरिद्वार और नैनीताल को लेकर के एक्सरसाइज चल रही है। माना जा रहा है कि कल तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी, और उसके बाद भी ये कयास लगे जा रहे हैं कि अगर मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं रहा तो कांग्रेस के और भी कुछ लोग जो है बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी, जो है आगामी लोकसभा चुनाव है और फेरबदल का दौर जो है जो चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है, कोई कांग्रेस की सदस्यता ले रहा है, तो कोई भाजपा की सदस्यता ले रहा है। वहीं जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि राजेंद्र भंडारी जो है उन्होंने भाजपा की सदस्यता जो है ले ली है। क्या आगामी और जो लोकसभा चुनाव है, जो इस बार के महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या इस बार इस चुनाव में इसका असर उत्तराखंड को देखने को मिलेगा, या उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? या मैं कांग्रेस की बात करूं तो क्या कांग्रेस इस वजह से पीछे रह जाएगी क्योंकि राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए? और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजेंद्र भंडारी एक चेहरा है चमोली जनपद से, और एक बड़ा नाम भी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, निर्दलीय विधायक चुन करके आए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुसुईया प्रसाद मैथुरी को हराया था। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा जो सांसद है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनको उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ा नाम है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जो चुनावी जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े नाम के नेता जो है वो चुनाव में मैदान में उतरते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। मैं उत्तराखंड में ही राजधानी देहरादून के अगर पुराने चुनाव का जिक्र करूं, जब मेयर चुनाव में जब दिनेश अग्रवाल को पूर्व कैबिनेट मंत्री को जब मेयर का दावेदार बनाया था, तो सब लोग यही मान के चल रहे थे कि भारी भरकम कैंडिडेट है और बहुत अच्छे मतों से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन सुनील उनियाल गामा जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए थे, वो मैदान में उतरते हैं और वो दिनेश अग्रवाल को चुनाव हरा देते हैं। तो देखिए, चुनावी जो गणित है, चुनावी जो समीकरण है, वो धीरे धीरे स्वरूप बदलेगा। नेता के आने से या नेता से जो है वो मतदान में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सारे समीकरण भी बिगड़ जाते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि जिस वक्त मैं प्रदेश कार्यालय में यहाँ था, तो वहां पर एक लड़का था, उसने कहा कि राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने से जो हमारे वहां के नेता है वो असहज की स्थिति में है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में तो भाजपा का झंडा उठा करके जरूर चलेंगे, लेकिन इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कि आप सीधे तौर पर अगर उस मैसेज को देखें कि अगर भाजपा एक नाम के मैसेज को लेकर के आई है, तो जो उनके पुराने कार्यकर्ता है जो लगातार राजेंद्र भंडारी के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा झटका लगा है, बड़ी चोट लगी है, और उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है भारतीय जनता पार्टी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जी, वही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष यानी कि कांग्रेस किस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि लगातार हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से प्रचार प्रसार का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कई सारी जो है कार्यक्रमों के आयोजन उनकी ओर से किए गए थे पहले भी, और जनसभा को भी जो है लगातार संबोधित किया जा रहा है। तो विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष किस प्रकार से वहां पर क्या कुछ कर रहा है, कैसे प्रचार कर रहा है वहां पर? देखिए, विपक्ष का जैसा मैंने जिक्र किया कि हम अगर पौड़ी की बात करें या हम टिहरी की बात करें या हम अल्मोड़ा की बात करें, क्योंकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जिस तरह से अगर हम अल्मोड़ा से शुरू करते हैं, तो अल्मोड़ा की जो लड़ाई है वो टमटा बनाम टमटा की लड़ाई है, और ये लड़ाई
पहले भी लड़ी जा चुकी है। एक बार प्रदीप टम्टा को जो है जनता ने चुना, उसके बाद अजय टम्टा को जनता ने चुना। तो देखिए दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि देखिए सामने उत्तराखंड के अंदर भाजपा के सामने कांग्रेस है, कांग्रेस के सामने भाजपा है, तीसरा कोई दल नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से अगर थोड़ा से ही हम चुनाव की शुरुआत करें विपक्ष की, क्योंकि अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, वहां पर देखिए सीधे तौर पर जो जमीन से जुड़े हुए नेता कहा जाता है, प्रदीप टम्टा को जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता है, वो इस बात को लेकर के टारगेट कर रहे हैं कि जब अजय टम्टा कपड़ा राज्य मंत्री थे तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया। वो सांसद थे, लगातार डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए क्या किया। तो इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर के लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं चल रही हैं। उसी तरह देखिए एक बड़ा झटका जो है वो बॉडी में गणेश गुर्जर को लगा है राजेंद्र भंडारी के रूप में। और उधर अगर देखें तो अनिल बलूनी ने जिस तरह से जो पूर्व सांसद थे तीरथ सिंह रावत यानी कि ठाकुर को नाराज करके ब्राह्मण को वहां पर वोट मैदान में उतारा, तो राजेंद्र भंडारी जिस तरह से उनको ठाकुर नेता कहा जाता है, तो क्या वो बैलेंस करने का प्रयास जो है वो भाजपा ने किया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे वो अनिल बलूनी हो या फिर गणेश गुर्जर हो। और आज अनिल बलूनी के 2 कार्यक्रम लगे हुए, 2 जगह उन्होंने जनसभाओं को, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इधर अगर हम बात करें टिहरी के लिए, तो टिहरी के लिए सबसे चौंकाने वाला जो नाम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो जोत सिंह बुनसोला है। पूर्व विधायक है, पुराने खाटी कांग्रेसी हैं, और अचानक से जो है उनको जिस तरह से प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक झटके के तौर पर विजयपाल सजवान जो है वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं। मालचंद जो पूर्व विधायक है वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। लेकिन देखिए चुनावी अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर टिहरी सीट में माला राज्य लक्ष्मी शाह जो सांसद है और वो फिर से चुनाव मैदान में है, और उनके सामने एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति है जो हंसी कहा जाता है, लोगों से उससे जुड़ा हुआ कहा जाता है। तो ये तीनों सीटों पर अगर आकलन करूं तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार अपने उतारे हैं बड़े सोच समझ के उतारे हैं। टिहरी पर जिस तरह से बहुत हल्का कैंडिडेट मान करके जो लोग चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो उनका अनुभव है पुराना, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, वो उनके काम आ रहा है। और लगातार उनके जो जनसंपर्क है वहां पर भी जो है भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं, देखिए अभी तक का जो चुनाव है वो एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा है जैसा पिछले 2019 में दिखाई देता था, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टियां माहौल तैयार करेंगी, और किस तरह का माहौल होगा वो राहुल गांधी के आने के बाद होगा। क्योंकि देखिए इंडिया अगर का कार्यक्रम देखे जो मुंबई के धारावी में हुआ, और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, अगर उस भाषण की क्लिपिंग को देखे तो उन्होंने आम आदमी को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट डालने जाता है वो एक आम आदमी जाता है, और ऐसा तबका सबसे ज्यादा वोट डालने जाता है जो बिल्कुल निचले वर्ग का होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा फर्क जो है वो चुनाव में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे मतदान के, तब दिखाई देगा। क्योंकि देखिए हो सकता है कि अभी नामांकन तो हुआ नहीं है, हो सकता है प्रत्याशी को बदल दे कोई पार्टी, अगर कहो कि चुनाव एक तरफा जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जहां तक का देखिए आकलन अगर किया जाए तो अभी तक जो नेता है वो रुझान उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का है। थोड़ा भाग चल रहा है कि वो अगर भाजपा में जाते हैं तो उनको किस तरह की वहां पे प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की भर्ती वहां पर हो गई है। और ज्यादातर नेता जो है देखिए तो जो भी राजनीति में आता है वो ये चाहता है कि वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की और जीतने के बाद पद की जो इच्छा होती है उसके लिए नेता जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा कुनबा भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गया है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो एक तरफा चुनाव जो है वो जीत जाएगा। जी विक्रम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव की भी मैं बात कर लूं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि बद्रीनाथ के जो विधायक है राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अध्यक्ष करण मेहरा ने उन्हें वॉशिंग मशीन को लेकर के आरोप लगाए हैं। भाजपा में शामिल लोगों पर करण महारा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं
उन्होंने कहा है कि भाजपा अपराध युक्त हो गई है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और लगातार जो है वहां पर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी है। वहीं लखनऊ सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए मंथन किया जा रहा है। अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सभी पार्टियों की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं बात कर लूं सपा की, तो सपा की ओर से भी 20 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए मंथन किया जा रहा है और अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। तो वही लगातार सभी पार्टियां बैठकें भी कर रही है। लखनऊ में सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए मंथन किया जा रहा है। अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसमें प्रचार प्रसार का दौर जो है शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं यदि मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी जो है लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों का मंथन जो है किया जा रहा है। अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और 20 सीटों पर जो है उम्मीदवारों का मंथन अखिलेश यादव और विधायकों की ओर से किया जा रहा है। बैठक उनकी जारी है, जिसमें कई नेताओं को लेकर के जो है चर्चा हुई है। वहीं आज दिल्ली में जो है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से जो है प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है और सभी जो है अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। अखिलेश यादव विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और कई सारे नेताओं को लेकर के जो है मंथन किया जा रहा है। वहीं यदि मैं बीजेपी की बात कर लूं तो बीजेपी भी जो है लगातार चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार कर रही है और उनकी भी दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वही यदि मैं बीजेपी की बात कर लूं तो बीजेपी भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। चुनाव का प्रचार प्रसार जो है सभी पार्टियों की ओर से शुरू हो गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव चौहान संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे हम। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव है और कई सारी पार्टियां जो हैं प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। वहीं यदि मैं सपा की बात कर लूं तो सपा जो है आज अखिलेश यादव जो है उनके मुखिया 20 उम्मीदवारों के लिए जो है मंथन किया जा रहा है। विधायकों के साथ आज उनकी बैठक जो है चल रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? वह 20 लोकसभा सीटों पर मंथन कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा कार्यालय में बैठक ले रहे हैं
समाजवादी पार्टी नए सिरे से चुनावी बिछा रही है। इसमें जो है अखिलेश यादव ने कह दिया है साफ तौर पर कि वो दो चीजों पर इस बार पूरा फोकस रखेंगे। एक तो जो है वोट परसेंटेज को लेकर और दूसरा बूथ मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि जो पीछे चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा, जिसकी वजह से जो है समाजवादी पार्टी लगातार जो है हाशिए पर रही और कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंटेज भी कम रहा और कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी काफी कम अंतर से चुनाव हारे। और इसी को लेकर अगर हम बात करें बूथ मैनेजमेंट की, तो अखिलेश यादव ने कमेटियां गठित की हैं, जिसमें जो है पीडीए को आधार बनाकर बूथ प्रभारी बनाए गए हैं कमेटी के। उनका ये दायित्व होगा कि वो वोटरों को जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके साथ ही साथ वो जो है वोटरों को प्रोत्साहन के साथ साथ उनका यह भी दायित्व होगा कि वो उनको जो है मतदान केंद्र तक भी लेकर आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोट परसेंटेज को लेकर, तो समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी लगभग 40% वोट पाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें पीछे की, तो पीछे सबसे खराब प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 19% वोट मिला था, जिसको लेकर अखिलेश यादव इस समय मंथन कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो है वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। जी पिछले चुनाव को लेकर के जो है मंथन लगातार पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि सपा जो है लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा जो है लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश करती है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, भाजपा जो है पूरे देश भर में महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, तो सपा इसे किस प्रकार से देखता है और सपा इसके ऑपोजिशन में क्या कुछ करता है, क्योंकि महिलाएं जो है आधी आबादी है भारत देश की। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा की सीटें अभी तक घोषित की गई हैं, उनमें लगभग 5 से 7 महिला प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या निर्णय लेंगे, महिलाओं को कितनी भागीदारी देंगे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो है उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। जी लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और धर्म भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि धर्म से कई सारी पार्टियां जो है धर्म को एक मुद्दा बना चुकी है और धर्म जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करता है इसके अंदर। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या धर्म का चुनाव इस बार भी होने वाला है, क्या धर्म इतना महत्वपूर्ण है आगामी चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है धर्म के नाम पर चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे हिंदुत्व का एजेंडा हो, इसको लेकर जनता के बीच लगातार आ रही है। और कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में भी जो है भारतीय जनता पार्टी घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राम मंदिर का मुद्दा जो है, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर जन जन तक घर घर तक उस चीज को लेकर जाएगी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में उस राम मंदिर के उस पर जो है उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिले और जो है आगामी जो 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया है उसको कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर कोरम पूरा किया जा सके। इसको लेकर जो है आज बीजेपी भी दिल्ली में बैठक कर रही है। जी जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि भाजपा का जो है नारा है 400 पार, इस बार 400 पार जो है भाजपा का नारा है और लगातार भाजपा इस पर कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई भी दे रही है। आज जो है दिल्ली में उनकी कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे। किन अहम मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा हो सकती है? जी देखिए आयुषी, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जो है आज दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है, जिसमें 25 सीटों पर जो है 25 सीटों के लिए जो नाम बचे हुए हैं उनका ऐलान होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। वहीं यदि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो लगातार सभी पार्टियों की ओर से बैठकें भी की जा रही है।
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी है और सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों का मंथन अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है। अखिलेश और विधायकों के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं और 20 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए मंथन सपा की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसमें कई सारे अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव है और प्रचार प्रसार का दौर जो है शुरू हो चुका है, तेज हो चुका है यदि मैं कहूँ तो, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस बार भाजपा का नारा है 400 पार, तो जिसे लेकर के जो है भाजपा लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष भी जो है मजबूती से काम कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी भी रणनीतियां जो है, विपक्ष अपनी रणनीतियां बना रहा है। बीजेपी भी लगातार अपनी कामों को लेकर के जुटी हुई है और लगातार बीजेपी की ओर से काम किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की ओर से जो है अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रचार प्रसार का दौर जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है। महज कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। प्रचार प्रसार जो है सभी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है, जो है जनता को लुभाने की कोशिश सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। वहीं सपा भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सपा मुख्यालय में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए मंथन जो है किया जा रहा है। अखिलेश विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की है और अपना वोट परसेंटेज को लेकर के भी उन्होंने कई सारी रणनीतियां बनाई हैं। क्योंकि मैं यदि पहले 2019 के चुनाव की बात करूं तो 2019 में उन्हें वोटिंग कम परसेंटेज पे मिली थी, जिस वजह से लगातार जो है अब अखिलेश यादव इसे लेकर के रणनीति जो है बना रहे हैं और बीजेपी भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के काम कर रही है। कोर कमेटी की बैठक जो है उनकी होने वाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो है सभी पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी है। अपनी प्रचार प्रसार का दौर है और सभी पार्टियों की ओर से जनसभा आयोजित की जा रही है और जनसभा को जो है संबोधित किया जा रहा है। कई जगह जो है रोड शो का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि मैं हरदोई की बात कर लूं तो भाजपा के जो नेता है उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा नेता आक्रोशित स्टेट हाईवे जाम किया है। उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी की मौत हुई, जिस वजह से भाजपा नेता आक्रोशित हैं। सांसद अंशुल वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से खफा हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल हटाने और एफआईआर की भी उन्होंने मांग की है। लखनऊ मार्ग पर आवास के बाहर की सड़क उन्होंने जाम की है। एसडीएम समेत अधिकारियों ने नेताओं को समझाने का प्रयास भी किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया है। पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा से बदसलूकी भी की गई, जिस वजह से आक्रोशित वह नजर आए हैं। एफआईआर करने की उन्होंने धमकी भी दी है। हरदोई में भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको बता दूं कि सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो है भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता आक्रोशित है और स्टेट हाईवे भी जाम किया है।
पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी की मौत हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सांसद अंशुल वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से खफा हुए हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है। इसे लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल हटाने और एफआईआर करने की भी मांग उनकी ओर से की जा रही है। हरदोई में भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता आक्रोशित है और स्टेट हाईवे भी उन्होंने जाम किया है। वहीं सांसद अंशुल वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से नाराज नजर आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल हटाने और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उनकी ओर से की जा रही है। लखनऊ मार्ग पर आवास की बाहर की सड़क उन्होंने जाम की है। एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नेता जो है नहीं माने। भाजपा नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा से उन्होंने बदसलूकी की थी, जिस वजह से भाजपा नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हरदोई में भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता आक्रोशित नजर आ रहे हैं और स्टेट हाईवे जो है उन्होंने जाम कर दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी जो है उनकी मौत हुई थी, जिस कारण जो है यह विरोध जताया जा रहा है। सांसद अंशुल वर्मा जो है उन्होंने भी सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से नाराज नजर आए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हितेश सिंह हरदोई संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे हम इसे लेकर के। भाजपा नेता जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और विरोध जताया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? कुछ इस तरह से है कि परसों की एक घटना है। आदर्श आचार संहिता हरदोई शहर में लागू हो चुकी है, जिसके चलते अभियान चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट और बाकी अधिकारी साथ में थे। एक बोर्ड लगा हुआ था हरदोई शहर में। पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विद्याराम वर्मा जी 80 वर्षीय है। इसके अलावा उनके ही प्रांगण में एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड को लेकर आपस में आंसुली हुई और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है विद्याराम वर्मा जी। इसके चलते जो घर के सामने बेइज्जती हुई, अपमान की वजह बनी, उनकी पत्नी भी मौके पे पहुंची। इन सब चीज़ों के चलते उनको एक गहरा सदमा लगा। इस सदमे के बाद से उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हुई। इन सारी चीज़ों के चलते भाजपा पदाधिकारी, भाजपा के वर्तमान सांसद, भाजपा के जिला अध्यक्ष, इन सारे लोगों ने सामने की तरफ ही हरदोई का हाईवे जाम किया और सिटी मजिस्ट्रेट की बदसलूकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। जी, वही यदि मैं बात कर लूँ एसडीएम की और कई सारे अधिकारियों की, तो वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। क्या हल निकला इसे लेकर के? बातचीत में उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जिसकी भी गलती है, अब वो गलती कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जी, वही यदि मैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बात कर लूँ, तो आगामी लोकसभा चुनाव है और तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता जो है वो भी लग चुकी है। क्या इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी हाँ, हरदोई में भी चुनाव की डेट्स आ चुकी है। इस तरह की घटनाओं से कार्यकर्ताओं का और जनता के मन में चोट पहुँचती है कि अगर पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारियों के साथ ही बदसलूकी होगी तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? जी, इसमें प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है? क्योंकि देखिए नेताओं की ओर से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, तो प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है? प्रशासन ने खतरों को पूरी गंभीरता से लिया। हरदोई डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा और भाजपा के पदाधिकारियों को समझाया गया और आश्वासन दिया गया कि जो कुछ होता है उसके साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। जी, इसके चलते जिस बोर्ड को लेकर ये सारा विवाद हुआ था, वो बोर्ड भी यहाँ वापस आ चुका है। जी, और प्रशासन ने इस को गंभीरता से लेते हुए हाईवे का जाम भी खुलवा दिया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
भाजपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ मोर्चा खोला। भाजपा नेता आक्रोशित हैं और स्टेट हाईवे उन्होंने जाम कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याराम वर्मा की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। सांसद अंशुल वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट के बर्ताव से नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।